क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बाय इमैनुअल कांट। मनुष्य की बुद्धि अपने आप ही ऐसे सवाल पूछने लगती है जिनसे वह बच नहीं सकती। जैसे कोई उसे ज़बरदस्ती पूछवा रहा हो कि संसार कहाँ से आया, यह सब कुछ क्यों होता है, आत्मा क्या है, ईश्वर है या नहीं, अंतिम सत्य क्या है। अब समस्या यह नहीं कि मनुष्य मूर्ख है, समस्या यह है कि उसकी बुद्धि की बनावट ही ऐसी है कि वह इन प्रश्नों तक पहुंच ही जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी पूरी तरीके से हल नहीं कर पाती। और यह उसकी गलती नहीं है। कांट कहते हैं कि बुद्धि पहले बिल्कुल ठीक काम करती है, पर वह उन नियमों से काम शुरू करती है जिनसे हमारा रोज का अनुभव चलता है, जैसे कार्य कारण, क्रम, वस्तु, परिवर्तन आदि। लेकिन फिर वही बुद्धि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ऐसे प्रश्नों तक पहुंच जाती है जहां अनुभव साथ नहीं देते, जैसे ईश्वर, आत्मा का, या फिर किसी अंतिम सत्य का प्रश्न। ये कभी हमारे अनुभव में नहीं आते, लेकिन हम ऐसे प्रश्नों पर भी किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का दावा करने लगते हैं। जहां अनुभव उपलब्ध नहीं भी होता है, वहां बुद्धि अपने नियमों और तर्कों के सहारे किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने लगती है, और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। वह ऐसे सिद्धांतों का सहारा लेती है जिन्हें हम जांच ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अनुभव की कसौटी पर रखा ही नहीं जा सकता। इसी वजह से बार बार दर्शन में विरोधाभास पैदा होते हैं। एक दार्शनिक कुछ और सिद्ध करता है और दूसरा ठीक उसके उल्टी बात करता है, और दोनों के पास अपने अपनी बातों के लिए तर्क होते हैं। कांट इन्हीं सब विषयों को, जहाँ अनुभव कोई साथ नहीं दे पाता, मेटाफिजिक्स कहते हैं। वे कहते हैं कि एक समय था जब मेटाफिजिक्स को सबसे ऊंचा विज्ञान माना जाता था। पहले दार्शनिक बहुत आत्मविश्वास से कहते थे कि हम आत्मा की प्रकृति को सिद्ध कर देंगे, ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर देंगे, संसार की अंतिम रचना सिद्ध कर देंगे। परंतु कांट कहते हैं यह धारणा एक तरह का बौद्धिक तानाशाही है। धीरे धीरे मतभेद पैदा हुए और यह पूरा क्षेत्र अव्यवस्थित हो गया। फिर संशयवादी आए जो हर चीज़ पर शक करने लगे। फिर लोगों को उम्मीद जगी कि संभवतः अनुभववादी दर्शन, खासकर लॉक के द्वारा, यह सारा विवाद सुलझ जाएगा। लेकिन यह उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि मेटाफिजिक्स को केवल अनुभव से पैदा मान लेना भी एक बड़ी भूल थी। और इस तरह दर्शन फिर पुराने जर्जर और खोखले ढांचे में लौट गया। अब स्थिति यह है कि लोग थक गए हैं, दर्शन से ऊब पैदा हो गई है। लोग कहते हैं अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। लेकिन कांट का मानना है कि यह उदासीनता कोई हल्केपन की निशानी नहीं है, यह इस युग की परिपक्व बुद्धि की निशानी है। और यहीं से कांट का असली उद्देश्य शुरू होता है। वे कहते हैं अब हमें पुस्तकों की आलोचना नहीं करनी, न किसी दार्शनिक की आलोचना करनी, बल्कि हमें स्वयं बुद्धि की जांच करनी है कि बुद्धि क्या कर सकती है और क्या नहीं। यानी हमारी बुद्धि अनुभव के बिना क्या जान सकती है और कहाँ जाकर वह अपना अधिकार खो देती है। कांट यही जांच करना चाहते हैं। वे इसी को ही शुद्ध बुद्धि की आलोचना, यानी कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन कहते हैं। यह जांच इसलिए नहीं है कि मेटाफिजिक्स को नष्ट कर दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि यह तय किया जाए कि मेटाफिजिक्स संभव भी है या नहीं, और यदि संभव है तो किस सीमा तक। कांट यह भी कहते हैं कि मैं बुद्धि की कमजोरी का बहाना बनाकर सवालों से भाग नहीं रहा, मैं उल्टे उन्हें जड़ से देख रहा हूँ। और वे बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि जिन सवालों से दार्शनिक सदियों से बड़े बड़े सपने जोड़ते आए हैं, उनका समाधान वैसा नहीं हो सकता जैसा डॉगमेटिक दर्शन चाहता है, क्योंकि वे सपने
हमारी मानसिक शक्ति से बाहर की बात है और दर्शन का कर्तव्य यही है कि वह झूठी उम्मीदें भी तोड़ दे, भले ही वह कितनी भी प्यारी लगती हों। शुद्ध बुद्धि, प्योर रीजन एक एकता है। यदि उसका कोई एक सिद्धांत भी गलत निकल जाए तो पूरी व्यवस्था अविश्वसनीय हो जाती है। कांट के अनुसार यह कोई अहंकारी वक्तव्य नहीं है। वास्तव में असली अहंकार तो उन दार्शनिकों का है जो आत्मा की सरलता या ईश्वर की अनिवार्यता सिद्ध करने का दावा करते हैं। कांट तो केवल इतना कह रहे हैं कि अनुभव से बाहर जाकर ज्ञान बढ़ाना हमारे वश में नहीं है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि के बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से समझना होगा। बुद्धि की रचना हमारे अपने मन में मौजूद है। हमें बस यह देखना है कि हमारी बुद्धि किन मूल क्रियाओं से काम करती है, और इसके लिए सामान्य तर्कशास्त्र हमें पहले से ही एक नक्शा देते हैं। कांट के क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में दो चीज़ें अनिवार्य हैं। पहली पूर्ण निश्चितता और दूसरी स्पष्टता। यहाँ अनुमान नहीं चल सकता, यहाँ परिकल्पना नहीं चलेगी। जो भी कहा जाए वह अनिवार्य रूप से सिद्ध होना चाहिए। और वे बहुत विनम्रता से कहते हैं कि पाठक पर मेरे तर्कों का क्या प्रभाव पड़ेगा यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल कारण और आधार देना है। फिर वे यह बताते हैं कि उनके ग्रंथ का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण भाग वह है जहाँ उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारी बुद्धि की शुद्ध संकल्पनाएं वास्तव में अनुभव पर लागू होने का अधिकार कैसे रखती हैं। यानी हम कारण, द्रव्य, नियम, वस्तु आदि की बात क्यों कर पाते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बुद्धि की आंतरिक संरचना को समझने में बहुत श्रम किया है। वे कहते हैं कि मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि सोचने की शक्ति कैसे संभव है, बल्कि प्रश्न यह है कि अनुभव से अलग होकर बुद्धि क्या जान सकती है और कितना जान सकती है। कांट ने जानबूझकर बहुत अधिक उदाहरण और लोकप्रिय शैली का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यह ग्रंथ आम पाठकों के लिए नहीं था। यह गंभीर अध्ययन करने वाले लोगों के लिए था। और वे मानते हैं कि अधिक उदाहरण कई बार पूरे ढांचे को देखने से रोक देते हैं। यह था इमैनुअल कांट की पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का एक संक्षिप्त परिचय। यदि आप चाहते हैं कि इस पुस्तक यानी कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पर विस्तार से बात की जाए तो अपने विचार कमेंट में बताइए। और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है अपने विचार बताइए, और पसंद आए तो वीडियो लाइक भी कीजिए। मेरे प्रिय दार्शनिक मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिज्ञासा बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।